अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am your physics instructor शाहिद मुस्तफ़ा from channel ख्वाजा फरीद lectures। स्टूडेंट्स, आज हमारा सेकेंड ईयर फिजिक्स से चैप्टर नंबर 12 का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है कॉलम लॉ। इससे पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था वो था चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वो लेक्चर देखें। उसमें मैंने बेसिक पढ़ाया था, ताकि वहां से आपको कंसेप्ट जो है चार्ज के बारे में मिलेगा, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में मिलेगा। तो फिर जो है कॉलम लॉ को समझने के लिए आपको आसानी होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज की हमारी डिस्कशन है, वो है कॉलम लॉ के बारे में। स्टूडेंट्स, जो हम चार्ज को डिस्कस कर रहे थे, तो चार्ज के अंदर हमने उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लाइक चार्जेस जो हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो जो रिपल्शन या अट्रैक्शन है इलेक्ट्रिकली, उस फोर्स की हमने क्वांटिटेटिव नेचर को मेजर करने के लिए कॉलम लॉ को हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसकी मदद से हम ये देखेंगे कि वो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास टॉपिक है कॉलम लॉ। अब जो है हमारे पास इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट है द इलेक्ट्रिक फोर्स exerted by one charge body to on another charge body। हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये किस चीज पे डिपेंड करती है। जब एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक्सर्ट करता है, हम कहते हैं कि इसकी जो डिपेंडेंस है ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स सबसे पहले के डायरेक्टली ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, यानी जो हम दो चार्जेस यूज करते हैं उनका जो प्रोडक्ट है उनकी मैग्नीट्यूड्स का, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां पे मैंने लिखा है कि फोर्स जो है वो प्रोडक्ट जो है चार्जेस के उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह दूसरे स्टेप के अंदर मैंने लिखा है इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन, यानी जो दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस होगा, सेपरेशन होगी, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब यह है कि आपकी ये जो कॉलम फोर्स है एक्चुअली ये जो हमारे पास स्क्वायर इनवर्स लॉ है उसको भी ओबे करती है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। ये हमारे पास दो छोटे छोटे चार्जेस हैं, इनको पॉइंट चार्ज कहा जाता है। अब इनके दरमियान जो है ये डिस्टेंस है, इन दो चार्जेस को सेपरेशन दी गई है, यानी इनको सेपरेट किया गया है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स के आपके पास ये जो Q1 चार्ज है ये फोर्स एक्सर्ट करता है Q2 पे, और उतनी ही अमाउंट में Q2 चार्ज जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है Q1 पे। अब जो Q1 पे Q2 फोर्स एक्सर्ट करेगा वो होगी F12। अब यहाँ पे F12 का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? F1 का मतलब है जो वो फोर्स जो चार्ज Q1 की है, 2 का मतलब है कि Q2 जो फोर्स लगा रहा है चार्ज Q1 पे। तो इसी तरह यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है F12, इसका मतलब है, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये मैं सेट कर देता हूं। यहाँ पे है हमारे पास 21 का मतलब यह है कि ये वो फोर्स है चार्ज Q2 की जो Q1 की वजह से है। अब इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे आप गौर करें स्टूडेंट्स, तो ये म्यूचुअल फोर्स है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। जितना मिकदार में Q1 Q2 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उतना Q2 Q1 पे भी एक्सर्ट कर रहा है। इट मींस दैट आप इसको स्टेटमेंट दे सकते हैं द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इससे ज़ाहिर ये हुआ जो हमारी कॉलम फोर्स है वो एक तो सबसे पहले म्यूचुअल फोर्स भी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कॉलम फोर्स। कॉलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। ये तो म्यूचुअल फोर्स भी है और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी जो है फुलफिल कर रही है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ये तो है सिचुएशन के अगर दो जो है लाइक चार्जेस हों, और अगर हम दो डिफरेंट चार्जेस ले लें, यानी एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लें और एक नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लें, तो स्टूडेंट्स होगा क्या, दोनों चार्जेस आप
अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो पॉजिटिव Q1 है ये अपनी फोर्स एक्सर्ट करेगा किस पे? ये जो नेगेटिव चार्ज हमारे पास Q2 है। अब ये जो उसी तरह जैसे मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है, जो चार्ज Q1 फोर्स लगाएगा वो होगी F21 और जो चार्ज Q2 फोर्स लगाएगा Q1 पे वो होगी F1 और 2। अब देखें, अगर फोर्स की डायरेक्शन मालूम करना हो, अभी तो हम कह रहे हैं कि दोनों जो है क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमने ये जानना हो कि ये दोनों जब अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम कहते हैं इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो हमारे पास लाइन है, जिसको हम सेंट्रल लाइन कहते हैं, उसके अलॉन्ग होगी इन जो चार्जेस हैं उनकी फोर्स की डायरेक्शन। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जब दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स, वो हमेशा होगी टुवर्ड्स द लाइन ज्वाइनिंग, यानी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो सेंट्रल लाइन है उसके अलॉन्ग। तो इस वजह से हम जो कॉलम फोर्स को यहाँ पे जैसे हमने कहा कि ये सेंट्रल अपना म्यूचुअल फोर्स है, तो इस जगह पे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो न्यूटन फोर्स है अपना जो हमारे पास कॉलम फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स भी है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, इक्वेशन 3 बन जाएगा। अब जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते हैं तो वहां पे कोई कांस्टेंट लगाते हैं और यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट लगाया है K, और यहाँ पे K जो है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास कॉलम कांस्टेंट। अब हमारे पास F इज इक्वल हो जाएगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अभी हमने जैसे कहा कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्योंकि हमने कहा है कि मैग्नीट्यूड में सेम है, सिर्फ डायरेक्शन में जो है अपोजिट है, तो अब जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी वो आएगी हमारे पास F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे भी मिस्टेक है, R स्क्वायर हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन 4। अब हम कहते हैं स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास कॉलम फोर्स का ये जो रिजल्ट आया है, ये जो रिजल्ट है ये एक्चुअली किस चीज के बराबर होता है? हम कहते हैं कि ये जो है एक्सप्लेन करता है पॉइंट चार्जेस को। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारा कॉलम लॉ है वो एक्चुअली एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस के लिए। अब ये देखिए कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, हम कहते हैं कि a चार्ज which is concentrated over a small region and its size is a very small as compared to the displacement from any other charge। तो इसका क्या मतलब है? सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताता हूं कि हम कहते हैं कि पॉइंट चार्ज वो चार्ज होता है जो एक स्मॉल रीजन कंटेन करता है और उसका साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है as compared to the displacement of any other charge, यानी जितना भी और आप अदर चार्ज कंसीडर कर लें तो उसके साइज से जो है पॉइंट चार्ज का साइज बहुत कम होता है। इसी वजह से मैंने कहा था कि ये हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं। अब इस फोर्स को मेजर करने के लिए जो कॉलम ने अपरेटस यूज किया था स्टूडेंट्स वो था टॉर्शन बैलेंस। टॉर्शन बैलेंस को 1785 के अंदर पेरिस एकेडमी ऑफ साइंसेस में किसने जो है कॉलम ने यूज करके ये वाला रिलेशन जो है वो फाइंड आउट किया था। अच्छा, उसके बाद इससे पहले एक साइंसदान था कैवेंडिश जिसका नाम था, उसने तकरीबन 100 साल पहले कॉलम से जो है इसी अपरेटस को यूज करके स्टूडेंट्स जो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G उसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी। अब ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है या ग्रेविटेशनल जो लॉ है वो, और हम कहते हैं कि हमारे पास जो ये कॉलम लॉ है एक्चुअली वो जो हमारे पास लॉ है स्क्वायर ऑफ इनवर्स उसको ओबे करते हैं दोनों चार्जेस। यानी सिंपल आप कह सकते हैं जो आपका ग्रेविटेशनल लॉ है और कॉलम लॉ है इनका जो कंसेप्ट है सेम है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब इनका कंसेप्ट सेम है और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे करते हैं, तो जब इतना खूबसूरत लॉ हमारे पास ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो प्रेजेंट था, फिर कॉलम लॉ की क्यों जरूरत पड़ी? तो हम कहते हैं कि हमारे पास ग्रेविटेशन
ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है, जबकि हमारा कॉलम लॉ जो है स्टूडेंट्स वो है आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। यही वजह थी कि कॉलम जैसे लॉ की हमें जरूरत पड़ी और कॉलम ने जो है वो पेश किया। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि K जो है, यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि इस कॉलम कांस्टेंट है, इसकी डिपेंडेंस अगर देखें तो हम कहते हैं नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस। आपका जो K है, ये जो हमारे पास हम कहते हैं कि जो मीडियम है चार्जेस के दरमियान, उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। इसी तरह सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें आप फोर्स को मेजर करते हैं, इसी तरह चार्ज को मेजर करते हैं या डिस्टेंस को मेजर करते हैं। अब हम जानते हैं कि K इज इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये हम अगर इसकी वैल्यू देखें तो बन जाती है K इज इक्वल टू 8.99 क्रॉस 10 टू रेज पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर कूलम स्क्वायर। तो हम कहते हैं कि अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो मैंने यहां पे भी लिखी हुई है वो है 8.85 क्रॉस 10 टू रेज -12 को पुट कर दें तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। हम कहते हैं कि ये वैल्यू हम तब मालूम कर सकते हैं कि जब आपकी फोर्स न्यूटन में मेजर हो, आपका चार्ज कूलम में मेजर हो और आपका जो रेडियस है वो मीटर में मेजर हो, तब हम ये कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक न्यूटन देखी जिसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। तो मैंने कहा यहाँ पे लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू है एक्चुअली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है? हम कहते हैं कि ये है इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इट। यानी हम कहते हैं कि ये मीडियम की वो एबिलिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस को परमिशन देता है, अलाउ करता है कि आप कितना यहां से गुजर सकते हैं। यहां पे मैंने रफली तौर पे एक एग्जांपल कंसीडर की है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारे पास एक चार्ज है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही है। ये हमारे पास सामने जो है कोई मीडियम है। हमने कहा कि इसमें से ये देखिए मैंने जाहिर किया हुआ है कि 3 लाइनें यहाँ से शो हो रही हैं। अगर 3 लाइनें यहाँ से शो हो रही हो तो इट मींस दैट की परमिटिविटी जो है वो भी 3 होगी। अब हम जानते हैं कि परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है, जैसे कि पहले मैंने कहा कि 8.85 क्रॉस 10 टू रेज पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो अगर ये देखना चाहते हैं कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर स्टूडेंट्स कहां से आया है, तो मैं आपको यहां पे समराइज करके बता रहा हूं कि F इज इक्वल टू जैसे हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर है। अब अगर सिर्फ फोर्स की और एप्सिलॉन नॉट की आप क्या कर दें, जगह चेंज कर दें आपस में, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 ओवर 4 पाई F R स्क्वायर। हम जानते हैं पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, 3.14 ऐड कर दें तो वो भी कांस्टेंट और 4 भी कांस्टेंट है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है एक Q का यूनिट कॉलम, दूसरे Q का यूनिट कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो ये F आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप न्यूटन लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये दोनों जब ऊपर जाएंगे तो इनवर्स बन जाएंगे। अब ये तो ठीक है जब हम बात करते हैं कि हमारे पास जब फ्री स्पेस हो। अब अगर जब हम कहते हैं कि चार्जेस के दरमियान कोई इंसुलेटर मटेरियल आप रखते हैं, मिसाल के तौर पे डाइइलेक्ट्रिक मीडियम कोई ले आते हैं, यानी व्हेन आर मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज एन इंसुलेटर। तो मिसाल के तौर पे आप दो चार्जेस के दरमियान एक लकड़ी का पीस रख दें, तो अब जो इन चार्जेस का इफेक्ट है जिसको आप फोर्स बोल रहे हैं, तो वो फोर्स कम होती जाएगी। तो अब जो फोर्स है वो न्यू मिकदार में आएगी। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, F प्राइम लगा दिया है। अब हमारे पास F प्राइम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आ गया है एप्सिलॉन R भी पढ़ते हैं, एप्सिलॉन R भी पढ़ते हैं, आपकी मर्जी एप्सिलॉन R भी पढ़ सकते हैं, एप्सिलॉन R भी पढ़ सकते हैं। अब ये देखें डिनोमिनेटर में जो चीज इजाफा करती जाएगी, यहीं से भी साफ जाहिर हो रहा है कि फोर्स जो है आपकी इनवर्स ऑर्डर में है, तो वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर यहाँ पे आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे एप्सिलॉन R को, तो यहाँ पे आपकी फोर्स डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी। इसको अगर आप सेपरेट करना चाहें तो आप सेपरेट कर सकते हैं। ये टोटल वैल्यू जो है अभी हमने कैलकुलेट की थी यहाँ पे, तो वो है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम F को पुट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा F प्राइम इज इक्वल टू F ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है एप्सिलॉन R की तमाम जो इंसुलेटर्स हैं उनके लिए वो होती है ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, अप टू सो ऑन। अब जो फोर्स मीडियम की हम कहते हैं हमेशा लेस देन होगी वैक्यूम से, और यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया ये जो है हमारे पास मीडियम की फोर्स है और ये जो है वैक्यूम की फोर्स है।
अगर देखना चाहे फॉर ऑल कंडक्टर्स द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर, हम कहते हैं वो इंफिनिटी पे चली जाती है, इस वजह से हम कहते हैं कि फोर्स हमारी जीरो हो जाती है। अब हम ये देखते हैं कि एप्सिलॉन आर ये है क्या, हम कहते हैं कि ये रिलेटिव परमिटिविटी है। इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हम कहते हैं कि एब्सोल्यूट का मतलब फिक्स्ड होता है। अब इसका यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो हमारे पास एप्सिलॉन आर है हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि हम रेशियो की बात कर रहे हैं। वो रेशियो जो एक एब्सोल्यूट परमिटिविटी है ओवर जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हमारे पास लास्ट में जो है स्टूडेंट्स कॉलम लॉ जो वेक्टर फॉर्म के अंदर है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि अब हमारा यहाँ पे जो हमने फार्मूला अखज किया है हम इसी को ही यूज करेंगे। ये यूज नहीं होगा लेकिन हमारे सिलेबस का हिस्सा है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब हम कहते हैं कि दो, जैसे हमारे पास दो चार्जेस हैं, अब इनके दरमियान ये सेपरेशन है। हम कहते हैं कि ये जो चार्ज Q2 है ये फोर्स लगाता है Q1 पे, यानी ये फोर्स इस तरह लगाता है। इस तरह लगाने का क्या मतलब है कि अगर आप यहां से चले तो Q1 पे आएंगे आप, जब आप यहां पे आएंगे तो मैंने यहां पे लिखा हुआ है Q1 डिस्टेंस ज्यादा है, Q2 जो है छोटा है, इस वजह से मैंने लिखा हुआ है R1 R2। अब हम कहते हैं कि ये जो हमारे यहाँ पे F12 is equal to है फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 by Q2, और इसी तरह है 2(1) is equal to force exerted on Q2 by Q1। अब हमने यहाँ पे देखा है कि हम इस तरह यूनिट वेक्टर लगा सकते हैं। अब हमारे पास ये जो यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे मैंने वेक्टर को कॉल किया, वेक्टर होता है इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ओवर क्रॉस मल्टीप्लाई जो है यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर यहाँ से निकालना चाहे तो वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दे, तो मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास r² था, तो हमारे पास क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये जो सेपरेशन है ये जो डिफरेंस है R1 R2 के बराबर है, तो उस वजह से मैंने जो है r² की जगह पे R1 R2 को मेंशन किया है। तो एक यहाँ पे प्रेजेंट था तो इसका ये क्यूब आ गया। तो इन शॉर्ट फाइनल के अंदर जो रिजल्ट है आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है F12 is equal to Q1 Q2 ओवर R, यहाँ पे लिखा हुआ है R12। तो मजीद जो है आप इस लेक्चर को बार-बार देखें, इसको रोक के देखें। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।